हेलो हेलो हेलो। चलिए बच्चों जल्दी से आ जाइए। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप लोग बोल सकते हैं, शायद आपकी आवाज आएगी। अदर वे एक मिनट, थोड़ा सा मैं वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ। एक बार हेलो बोलना। यस यस, अभी ठीक है। चलो बच्चों, दैट्स रियली ग्रेट। चलिए, सो विल कंटिन्यू अपना ड्राफ्टिंग का क्लास विल कंटिन्यू। और मैं एक चीज़ और सोच रहा था ड्राफ्टिंग की क्लास में। एक आई वॉज प्लानिंग कि मैं एक एडिशनली क्लास खत्म होने के टाइम पे रोज मैं 10 मिनट आप लोग को कंपनी लॉ भी पढ़ाऊँ। मतलब कंपनी लॉ के सेक्शन जो अपन ने एग्जीक्यूटिव में ऑलरेडी पढ़े हैं बेयर एक्ट से, उसको मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा लाइक अपना जो एंटायर ड्यूरेशन ऑफ क्लास है उसमें मैं 10-10 मिनट आपको कंपनी लॉ के स्टार्टिंग विद सेक्शन 23 से लेके 205-206 तक, और रादर उसके पहले के भी प्रोविजन, ये सारे सेक्शन में आपको एकदम 10-10 मिनट में रोज रिवाइज करवाता जाऊंगा। तो उसका फ़ायदा क्या हो जाएगा कि अभी आप लोग नेक्स्ट ईयर से इंटरव्यू के लिए जाओगे और बाकी के जो एक्ट्स, बाकी के जो आपके जो बाकी के अदर लॉज जो भी आप पढ़ोगे सीएस प्रोफेशनल में, तो आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पे भी काम आ जाएंगी। क्या बोलते हो, करना है नहीं करना है? हाँ ठीक है। लेकिन हाँ, तो अभी स्पेशली जो बच्चे बाहर के हैं जिन्होंने एग्जीक्यूटिव अपने से नहीं पढ़ा है, प्लीज़ आप लोग इस टाइप का एक मैनुअल ऑर्डर कर दीजिए। दिस इज टेक्समैन मैनुअल। ठीक है, ये मेरे पास जो है ये पुराना है, 19th एडिशन है। आप लोग इसका 20th एडिशन ऑर्डर कर दीजिएगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। और मैं इसी से आपका पूरा कंपनीज एक्ट भी, ड्राफ्टिंग की क्लास खत्म होते होते तक मैं आपका पूरा कंपनीज एक्ट भी यहाँ से क्या कराऊंगा, कवर करा दूंगा। तो स्पेशली जो बच्चे एग्जीक्यूटिव में मुझसे नहीं पढ़े हैं, या फिर जो मुझसे पढ़े हैं बट इनको 6-8 महीने हो गए कंपनी लॉ जिन्होंने देखा नहीं है, तो वापस से उनका टच में रहेगा। क्योंकि ये जैसे ही आपका प्रोफेशनल का एग्जाम होगा आप डायरेक्टली आर्टिकलशिप के लिए जाओगे। और याद रखना, आर्टिकलशिप अपने को सबसे बेहतरीन कंपनी मिलनी चाहिए। 25 से 30 हज़ार रुपये का स्टाइपेंड अपने को आर्टिकलशिप में मिलना चाहिए। और इसके लिए एक ही चीज़ है कि हाउ डू यू परफॉर्म इन द इंटरव्यू। आप इंटरव्यू में कैसा परफॉर्म करेंगे, दैट रियली काउंट्स। और उसके लिए कंपनी लॉ के ऊपर एक बहुत स्ट्रांग ग्रिप बहुत ज़रूरी है। तो मेरे हिसाब से अगर अपन ने ये किया, क्योंकि कंपनीज एक्ट अगर आपका अच्छा होगा तो आपका गवर्नेंस और वो जो सोशल गवर्नेंस है, दो सब्जेक्ट, वो दोनों सब्जेक्ट आपके बहुत आसान हो जाएंगे। देन आपका ड्यू डिलिजेंस वुड बिकम वेरी इजी अगर आपका कंपनीज एक्ट बहुत स्ट्रांग है। देन इधर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस, वो सब्जेक्ट तो आपको और ज़्यादा इजी लगने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कंपनी लॉ का एक्सटेंशन है। देन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ठीक ठाक है। सीआरबीआई में भी आपको कंपनीज एक्ट ही पढ़ना है। मतलब सीआरबीआई में कंपनीज एक्ट के अलावा बहुत कुछ पढ़ना है, बट सेक्शन 230 से लेके 240 तक वो भी कहीं ना कहीं कंपनीज एक्ट से रिलेटेड है। फिर सीआरबीआई में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कॉर्पोरेट एक्शंस वगैरह भी हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं आपको पढ़ना है। देन आपके इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में, सुनो ध्यान से, आईबीसी में आपका स्ट्राइकिंग ऑफ वाला पूरा चैप्टर है जो आपने एग्जीक्यूटिव में पढ़ने बैरेक्ट से पढ़ा था 248 से 252 तक, वो पूरा आप कहाँ पे पढ़ने वाले हैं बच्चों? दैट एंटायर थिंग यू आर गोइंग टू कवर इन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में भी है। तो आपका वहाँ पे भी कंपनी से काम आएगा। तो आपका पूरा का पूरा फाइनल बहुत आसान हो जाएगा। मेरा यकीन मानिए 20 to 30% आसान हो जाएगा अगर कंपनी से का आपको नॉलेज है। और जो बच्चे खासकर मेरे से नहीं पढ़े थे एग्जीक्यूटिव में, उनको तो मैं विशेष तौर पे कहूँगा कि टेक्समैन मैनुअल बिल्कुल ऑर्डर कर दीजिए। और मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि मैं आपको पूरा पढ़ा के दिखाऊंगा उससे, ठीक है, इन क्लास ऑफ ड्राफ्टिंग। ये भी मैं आपसे बोलता हूँ। चलो एनीवे, मैं आपका ड्राफ्टिंग का डिस्कशन कंटिन्यू करूंगा। लास्ट लेक्चर में अगर आपको याद है मैं क्या बता रहा था आपको? हाँ जी, लास्ट लेक्चर, अरे भूल गए क्या? ड्राफ्टिंग का मीनिंग पढ़ रहे थे और अपन, यस, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, यस, मैं नोट्स खोल लेता हूँ एक बार। सब लोगों ने नोटबुक्स ले ली? 200-200 पेजेस की दो नोटबुक? दैट्स रियली ग्रेट। चल,
चलिए बच्चों, सो बेसिकली हम ड्राफ्टिंग की मीनिंग देख रहे थे और मैंने आपको कहा था कि व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ ड्राफ्टिंग। क्या था ड्राफ्टिंग का मतलब? कुछ नहीं बच्चों, ड्राफ्टिंग इज राइटिंग, ड्राफ्टिंग इज राइटिंग। बट ड्राफ्टिंग आप क्यों करते हैं? बिकॉज यू वांट टू क्रिएट लीगल रिलेशंस बिटवीन द पार्टीज। आप पार्टीज के बीच में लीगल रिलेशन क्रिएट करना चाहते हैं। आप लिखते हैं पर आप लीगल लैंग्वेज का यूज करते हैं। यू राइट बट यू राइट, हाँ भाई लेट हो गया, ओके प्लीज कम। सो आप लिखते हैं बट आप लिखते लिखते लीगल लैंग्वेज का ध्यान रखते हैं। आप लिखते हैं पर आप आंख बंद करके नहीं लिख देते कि जो लिखना है मैं लिख दूं, नहीं। आप जो लिख रहे हैं उसको कोर्ट में भी प्रोड्यूस किया जा सकता है एज एन एविडेंस। आप जो लिख रहे हैं दैट इज नॉट जस्ट अ राइटिंग, दैट इज अ लीगल राइटिंग, दैट इज अ लीगल राइटिंग, उसका लीगल इस्तेमाल भी होने वाला है। तो ये राइटिंग को हम क्या कहते हैं बच्चों? दिस राइटिंग, टू दिस राइटिंग वी रेफर, हम इसको रेफर करते हैं एज ड्राफ्टिंग। आई होप दैट मेक्स अ सेंस। सो ड्राफ्टिंग का डेफिनेशन क्लियर हुआ सबको? हाँ जी बच्चों। सो इधर देखो, वेरी नाइस। सो ड्राफ्टिंग का फीचर्स लिख लेंगे अपन। नेक्स्ट जो है फीचर्स ऑफ ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग के फीचर्स क्या क्या हैं बच्चों? सबसे पहला, यूज ऑफ लीगल लैंग्वेज। दूसरा, लॉ will create relations between the parties। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि हर ड्राफ्ट लीगल रिलेशन क्रिएट करे। हो, ये जरूरी नहीं है कि हर ड्राफ्ट, ये जरूरी नहीं है भैया कि हर ड्राफ्ट क्या करे? लीगल रिलेशन क्रिएट करे। यस, जैसे मिनट्स, मिनट्स लीगल रिलेशन भी क्रिएट कर सकता है। मिनट्स जो है वो लीगल रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं। और इवन अगर मिनट्स लीगल रिलेशन क्रिएट नहीं करता तो भी उसका लीगल यूसेज है। क्या है? लीगल यूसेज है। ठीक है, विल क्रिएट लीगल रिलेशन बिटवीन द पार्टीज और विल हैव अ लीगल, एक मिनट अलग पॉइंट में लिख देते हैं। ड्राफ्टिंग एज लीगल यूसेज। उसके बाद क्या ड्राफ्ट को कोर्ट में भी यूज कर सकते हैं? या फिर आप ये लिख सकते हो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग लीगल डॉक्यूमेंट्स। आप ये भी बोल सकते हो कि क्या है बच्चों? ये ड्राफ्टिंग क्या है बच्चों? ड्राफ्टिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग लीगल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, चलिए उसके बाद आप अगर नोट्स में देखेंगे तो आपको नोट्स में एक लाइन दिखेगी, अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ड्राफ्टिंग कैन नॉट बी रियलाइज्ड। बच्चों ध्यान से देखिए, नोट्स में एक लाइन देखिए, आप ड्राफ्टिंग की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग को रियलाइज नहीं कर सकते। कब तक नहीं कर सकते? जब तक नेक्सस, नेक्सस का मतलब क्या होता है? वेरी नाइस। जब तक रिलेशन बिटवीन लॉ, फैक्ट्स, फैक्ट्स मतलब जिस सिचुएशन, जिस रीजन के चलते आप ड्राफ्ट कर रहे हो, एंड द लैंग्वेज इज फुल्ली अंडरस्टूड एंड एक्सेप्टेड। तो कब तक आप अच्छा ड्राफ्ट नहीं कर सकते बच्चों? दीदी आप अच्छा ड्राफ्ट कब तक नहीं कर सकते? अ गुड ड्राफ्ट कैन बी मेड ओनली व्हेन द ड्राफ्टर, जो ड्राफ्ट करता है, द वन हु ड्राफ्ट, द वन हु ड्राफ्ट, उसको हम क्या बोलते हैं? यस अर्पिता जी क्या बोलते हैं? ड्राफ्टर। यस,
आप ड्राफ्ट्समैन भी बोल सकते हैं, यू कैन ऑल्सो कॉल ड्राफ्ट्समैन, बट ड्राफ्ट्समैन जो है ना वो काफ़ी जेनरिक लाइक जेंडर स्पेसिफिक टर्म है, उसमें सिर्फ मेल्स ही कवर होंगे ऐसा लगता है, इसलिए व्हाट यू कैन से इट, आप इसको ड्राफ्टिंग को जो जो बंदा ड्राफ्ट करता है आप उसको ड्राफ्टर भी बोल सकते हैं. सो अ गुड ड्राफ्ट कैन बी मेड ओनली व्हेन द ड्राफ्टर क्या समझता है बच्चों, हैज एन यस अंडरस्टैंडिंग. किसका बच्चों, किस चीज की अंडरस्टैंडिंग है, ऑफ रिलेशंस. नहीं नहीं नहीं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशन, यू हैव टू अंडरस्टैंड द रिलेशन. फॉर एग्जाम्पल इफ अर्जुन सेज मी, अगर मुझे अर्जुन बोलता है कि सर मुझे पार्टनरशिप डीड बना के दीजिए सर, मतलब दुष्यंत सर प्लीज मेरे लिए एक पार्टनरशिप डीड ड्राफ्ट कर दीजिए, तो मुझे रिलेशन समझना पड़ेगा किसके बीच में, अंडरस्टैंडिंग द रिलेशंस बिटवीन व्हाट बेटा, बिटवीन द लॉ. लॉ मतलब अगर मुझे ये बोलता है कि सर पार्टनरशिप डीड बना के दो, तो सबसे पहले मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा, पार्टनरशिप एक्ट 1932. दूसरा द फैक्ट्स ऑफ द केस. दूसरा मैं इनसे बात करूंगा कि बॉस तुम्हारी पार्टनरशिप क्या है, तुम टोटल कितने पार्टनर्स हो, क्या पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन दोगे, कितने टाइम के लिए तुम्हारी पार्टनरशिप चलेगी, दिस इज द फैक्ट्स. उनसे मैं पूछूंगा कि उनकी पार्टनरशिप किस बारे में है, यस और नो. एंड देन एंड लैंग्वेज मतलब मुझे लैंग्वेज मीन्स आई शुड हैव अ कमांड ओवर द लैंग्वेज ऑल्सो. तो मुझे फैक्ट्स पता है, लॉ पता है, पर मुझे लिखना नहीं आता, तो मैं ड्राफ्ट नहीं कर पाऊंगा. सो आपको इन तीनों चीज़ों के बीच में रिलेशंस पता होने चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं बच्चों, ड्राफ्टिंग कर सकते हैं. इज दैट क्लियर? अरे हाँ है ना. उसके बाद कैन आई से एक कंपनी के अंदर ड्राफ्टिंग की जो ड्यूटीज होती हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना, कंपनीज एक्ट के अंदर डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना, रजिस्टर रिकॉर्ड. बच्चों अच्छा, एज अ कंपनी सेक्रेटरी तुम कंपनी में जो भी काम करोगे, फॉर एग्जांपल आप मिनट्स बनाओगे, आप स्टैट्यूटरी रजिस्टर बनाओगे, आप नोटिसेस बनाओगे, पोस्टल बैलेट के नोटिसेस बनाओगे, अटेंडेंस स्लिप्स वगैरह बनाओगे सेक्रेटरी स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट के हिसाब से. सो वॉट एवर डॉक्यूमेंट्स यू प्रिपेयर अंडर द कंपनीज एक्ट, मुझे बताइए कि उन डॉक्यूमेंट्स को आप लिखोगे या फिर ड्राफ्ट करोगे, ड्राफ्ट करोगे बच्चों. क्यों? जब आप एजीएम का नोटिस बनाओगे तो आप यू विल अंडरस्टैंड, सबसे पहले आप देखोगे कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस, सेक्शन नंबर 101, सेक्रेटरी स्टैंडर्ड पैरा 1 2 3 जो भी है, देन SS2 का. उसके बाद यूल सी कि यार मेरी मीटिंग किस डेट की है, फैक्ट्स, उस डेट से बराबर मुझे 21 डेज का क्लियर नोटिस अपने मेंबर्स को भेजना है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो वाइल डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटीज, अपनी ड्यूटीज को क्या करते टाइम, अपनी ड्यूटीज को डिस्चार्ज करते टाइम द कंपनी सेक्रेटरी हैज टू प्रिपेयर many documents, and all those documents require, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स कौन बनाएगा बच्चों, और जितने भी डॉक्यूमेंट कौन बनाएगा, कंपनी सेक्रेटरी बनाएगा. उन सारे डॉक्यूमेंट में कहीं ना कहीं ड्राफ्टिंग की ज़रूरत होगी. ऐसा नहीं है कि तुमने हाथ से कुछ भी लिख दिया, नो, यू हैव टू ड्राफ्ट एवरी डॉक्यूमेंट. ठीक है. और इसलिए बच्चों आप देखिए, ये सब्जेक्ट जो है, ड्राफ्टिंग का सब्जेक्ट जो है, ये पूरे का पूरा सब्जेक्ट 100 मार्क का है, बिकॉज वो आपको फाइनल में बताना चाहते हैं कि ड्राफ्टिंग आपको कैसे करनी है. और बेसिकली 70 मार्क की जो ड्राफ्टिंग है, रादर 70 मार्क का यहाँ पे, और 10 मार्क का वो 30 मार्क का जो प्लीडिंग वाला पार्ट है, उसमें भी कम से कम 15 मार्क का, 85 मार्क की जो ड्राफ्टिंग है वो कंपनीज एक्ट से कहीं ना कहीं, या फिर एज अ कंपनी सेक्रेटरी जो डॉक्यूमेंट्स आप ड्राफ्ट करोगे उससे रिलेटेड है बच्चों. ठीक है. नाउ उसके बाद बच्चों,
उसके बाद बच्चों, क्या हर तरह की राइटिंग ड्राफ्टिंग है? एवरी राइट, वट एवर यू राइट ऑन पेपर, इज इट अ ड्राफ्टिंग? नहीं बच्चों, तो आप दिन में 50 चीजें लिखते हैं, आप टेक्स्ट मैसेज ड्राफ्ट करते हैं, आप व्हाट्सएप मैसेजेस ड्राफ्ट करते हैं, क्या वो भी ड्राफ्टिंग है? नहीं। ड्राफ्टिंग वुड ऑलवेज बी यूजफुल, ड्राफ्टिंग हमेशा क्या होगी? यूजफुल होगी। ड्राफ्टिंग के ऊपर कोर्ट में क्या हो सकते हैं? झगड़े हो सकते हैं बच्चों। जो चीजें आप ड्राफ्ट करते हैं, दोज थिंग्स कैन बी यूज्ड इन एविडेंस इन द कोर्ट। तो ये हो गया बच्चों मेरा बेसिकली ड्राफ्टिंग का एक्सप्लेनेशन। उसके बाद अगर आप नोट्स में देखें तो जो बंदा क्या करता है, ड्राफ्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? ड्राफ्टर। गुड ड्राफ्टिंग आप तभी कर सकते हैं जब आपको लीगल लैंग्वेज पता है और प्रोविजंस ऑफ लॉ पता है और इंटेंशन ऑफ पार्टीज। इंटेंशन ऑफ पार्टीज बेसिकली फैक्ट्स कि पार्टीज एक्चुअली में ड्राफ्ट क्या करवाना चाहती हैं। हाँ जी, सो ये हो गया बच्चों ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग इज राइटिंग एज पर द प्रोविजन ऑफ लॉ और टू क्रिएट लीगल रिलेशन बिटवीन द पार्टीज। नाउ इज एवरीवन क्लियर विद ड्राफ्टिंग? तो ये पूरा सब्जेक्ट का मतलब ड्राफ्टिंग। इज एवरीवन क्लियर? सो बहुत इजी है बच्चों। ड्राफ्टिंग इज एन आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग लीगल डॉक्यूमेंट्स। ड्राफ्टिंग इज राइटिंग कीपिंग इन माइंड द प्रोविजंस ऑफ लॉज बच्चों। और आप अपने मन से इसके अलावा भी आप समझ गए हो। इसके बाद अगर आपको अपने मन से भी कोई डेफिनेशन लिखनी है तो भी आप लिख सकते हो बच्चों ड्राफ्टिंग के बारे में, ठीक है। नाउ अगला जो पार्ट है मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा नेक्स्ट डेफिनेशन है, दैट इज कन्विंसिंग। किसी को आइडिया है सीएस एग्जीक्यूटिव के नॉलेज के आधार पे कि कन्विंसिंग का मतलब क्या होता है? वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और किसी को कुछ आइडिया है कन्विंसिंग? वेरी नाइस बच्चों, एक चीज याद रखिए। सो कन्विंसिंग में एक जो ट्रांजैक्शन ऑलरेडी हो चुका है, उसको हम सिर्फ रिकॉर्ड करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अर्जुन को अपनी प्रॉपर्टी किराए पे दे चुका हूँ। लाइक वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग, वी हैव डिस्कस्ड द टर्म्स एंड कंडीशन, ही हैज पेड मी द टोकन, उसने मेरे को टोकन दे दिया है, फर्स्ट महीने का रेंट दे दिया है, सिक्योरिटी डिपॉजिट दे दिया है, ही हैज गिवन मी एवरीथिंग। सो और मैंने अपना घर अर्जुन को दे दिया है। सो वी वुड रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन, कहाँ पे? एक पीस ऑफ पेपर पे। उसको हम बोलते हैं कन्विंसिंग। कन्विंसिंग इज द टर्म, सॉरी बेटा, मूवेबल प्रॉपर्टी से, यस आई वाज अबाउट टू से दिस। बच्चों अब जो एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ कन्विंसिंग है उसमें यह कहा गया है कि कन्विंसिंग इज अ डॉक्यूमेंट दैट वी प्रिपेयर टू ट्रांसफर मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। सेम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक में भी हमने पढ़ा था एग्जीक्यूटिव में, और मैंने एग्जीक्यूटिव में ही बताया था और मैं आज भी बताऊंगा कि कन्विंसिंग इज द टर्म जो बिल्कुल मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए भी यूज होती है, बट इसको हम 90% केसेस में, इनफैक्ट अपने सिलेबस में भी कन्विंसिंग टर्म को यूज किया गया है विथ रिगार्ड टू इमूवेबल प्रॉपर्टीज। यस, इमूवेबल प्रॉपर्टीज, भले वहां पे लिखा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो व्हाट इज कन्विंसिंग? हाँ जी, कन्विंसिंग का मतलब मैं क्या लिखूं? यस, it is a document through which हेलो हाँ, कन्विंसिंग।
सो कन्विंसिंग क्या है बच्चों? इट्स अ डॉक्यूमेंट थ्रू विच अ राइट और इंटरेस्ट इन मूवेबल और immovable property is transferred. So what exactly convincing is? बच्चों convincing क्या है? एक ऐसी टर्म है, कन्विंसिंग एक प्रकार का डॉक्यूमेंट है जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू आप कोई राइट, कोई अधिकार, कोई बेनिफिट मूवेबल प्रॉपर्टी का या इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करते हो, ठीक है? और बच्चों इस टर्म को कहां कहां पर डिफाइन किया गया है? द टर्म कन्विंसिंग इज डिफाइंड इन इंडियन स्टैम्प एक्ट एंड सेक्शन 205, section number 205 of transfer of property act also defines the term convincing. मेरी शक्ल कुछ अजीब सी दिख रही है बच्चों? अरे अरे क्या हो गया? एक मिनट, ठीक है। अभी अभी ठीक दिख रही है? एक मिनट रुक जाओ, अभी देखते हैं। अभी अभी ठीक है क्या? क्या बोल रहे हैं? अरे यार अभी हमारा नया क्लासरूम रेडी हो रहा है, कल कल परसों में रेडी हो जाएगा, बस नए क्लासरूम में जाना है। चलो एनीवे, हाँ जी। सो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, मैं बात करता कन्विंसिंग। तो बच्चों ये जो डेफिनेशन मैंने आपको कन्विंसिंग की दी है, ये इंडियन स्टैम्प एक्ट में भी है और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में भी आपको कन्विंसिंग की डेफिनेशन मिल जाएगी। अच्छा, एक और चीज, कन्विंसिंग में क्या होता है बच्चों? कन्विंसिंग में दो पार्टीज अग्री करती हैं कि वो ट्रांसफर करेंगी या फिर ट्रांसफर ऑलरेडी हो चुका होता है, बस आप उसको रिकॉर्ड करते हो। हाँ जी, व्हाट हैपेंस इन कन्विंसिंग? एग्जैक्टली, ट्रांजैक्शन हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस, ठीक है? सो इन द डॉक्यूमेंट्स relating to convincing, comma, the transaction in movable or immovable property which have already taken place are recorded, ठीक है? सो एक और चीज, कन्विंसिंग में आप प्रोमिसेस नहीं करते बच्चों, कन्विंसेस में आप प्रॉमिस नहीं करते। आपने ऑलरेडी अपना कॉन्ट्रैक्ट, आपने ऑलरेडी अपना प्रॉमिस परफॉर्म कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ उस प्रॉमिस को आप क्या करते हो? कन्विंसिंग में रिकॉर्ड करते हो, ठीक है? प्रॉमिसेस आर ऑलरेडी परफॉर्म्ड एंड जस्ट रिकॉर्डेड, ठीक है? आपने ऑलरेडी क्या कर दिया है? जो प्रॉमिस था उसको आपने परफॉर्म कर दिया है और आप सिर्फ उसको क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। इज दैट क्लियर? यार ये कोई टाइम है आने का? यू आर हाफ एन आवर लेट। प्लीज हैव अ सीट। प्रोफेशनल में यार कम से कम इतना ध्यान रखो, आप लोग बस दिल्ली पे आ गए हो, यू जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग अ कंपनी सेक्रेटरी।
सो यार आई डोंट एक्सपेक्ट दीज काइंड ऑफ थिंग्स. आज सेकेंड डे क्लास का एंड यू आर लेट. आर्टिकलशिप के इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे थे. दादा प्लीज़ अभी आर्टिकलशिप बाद में कर लियो, एज भी आपकी कम लगती है, तो दोनों ग्रुप पे फोकस करो यार, इट्स बेटर. एनीवे, हाँ प्लीज 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 बैठिए. हाँ जी. सो इधर देखिए, इफ यू कुड सी, कन्विंसिंग इंक्लूड्स, कन्विंसिंग के अंदर क्या आएगा? सेल, मॉर्गेज, चार्ज, लीज, कॉवेनेंट. कॉवेनेंट का मतलब होता है टर्म्स एंड कंडीशंस. Declaration relating to transfer of any right in immovable property. In conveyancing, we just record the transfer that has already taken place. In terms of conveyance, there should be transfer between two or more living persons, and there shall be no involvement of deceased person. So basically, जब मैं बात करूं, किसकी बात करूं? When I talk about conveyancing, conveyancing can take place only between two living persons. ठीक है, एक पॉइंट और लिख लेंगे. इट टेक्स प्लेस बिटवीन टू और मोर लिविंग पर्सन्स. ठीक है, ओके, दैट्स ग्रेट. ये क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने कई बार एग्जाम में पूछा है, पुराने एग्जाम्स में, लाइक जो ओल्ड सिलेबस के जो एग्जाम होते थे. और ये सेम ही है बच्चों, ड्राफ्टिंग और कन्विंसिंग में ज़्यादा डिफरेंसेस, या लाइक ड्राफ्टिंग के ओल्ड सिलेबस और नए सिलेबस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्राफ्टिंग एंड कन्विंसिंग? कैन समवन लेट मी नो? दादा, ड्राफ्टिंग और कन्विंसिंग के बीच में डिफरेंसेस क्या हैं? कौन बताएगा? वेरी नाइस. कैन आई से ड्राफ्टिंग हैज वाइडर स्कोप, कन्विंसिंग का स्कोप क्या है? वाइडर है या नैरो है? यस, इट हैज नैरो स्कोप. एक और चीज बच्चों, क्या आपको नहीं लगता ड्राफ्टिंग एक जनरल टर्म है? ड्राफ्टिंग इज व्हाट? स्पेसिफिक टर्म और जनरल टर्म? जनरल टर्म है बच्चों. आप कोई भी डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट कर सकते हो, आप मिनट्स ड्राफ्ट कर सकते हो, आप नोटिस ड्राफ्ट कर सकते हो, आप पार्टनरशिप डीड ड्राफ्ट कर सकते हो, आप इनफैक्ट कन्विंसिंग भी ड्राफ्टिंग है. कन्विंसिंग भी क्या है? ड्राफ्टिंग है. क्योंकि बच्चों जब आप इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के अग्रीमेंट्स बनाओगे तो लीगल प्रोविजंस को ध्यान में रखोगे, लिखोगे, तो क्या ना इसी इवन कन्विंसिंग इज द पार्ट ऑफ ड्राफ्टिंग. हाँ या ना? सो दूसरा पॉइंट हो जाएगा, ड्राफ्टिंग जो है एज अ, सॉरी मैं फिर से वही लिख रहा था, ड्राफ्टिंग इज अ जनरल टर्म. कन्विंसिंग, it is a which term? Convincing is a specific term. उसके बाद हाँ, can I say every convincing is also a drafting? हाँ या ना? is also a drafting. बच्चों क्या मैं ये बोल सकता हूं कि हर कन्विंसिंग ड्राफ्टिंग है? हाँ या ना? हाँ, क्योंकि ड्राफ्टिंग में भी, एक मिनट, कन्विंसिंग मैं बोल रहा हूं हर कन्विंस. कन्विंस मतलब फॉर एग्जांपल सेल डीड, आप प्रॉपर्टी को सेल कर चुके हो और उसके लिए अपन डीड बना रहे हैं. कैन आई से सेल डीड भले ही कन्विंसिंग है, बट कैन आई से इट इज अ ड्राफ्टिंग एज वेल? क्योंकि आप लिखोगे, आपको अग्रीमेंट तो ड्राफ्ट करना ही पड़ेगा, या मतलब आपको डीड तो ड्राफ्ट करनी पड़ेगी. यस और नो? So every convincing is also a drafting. Then every, very nice, every drafting is not convincing. Yes, हर एक drafting convincing नहीं है. What more?
और कुछ? ड्राफ्टिंग के अंदर सारे लीगल डॉक्यूमेंट आते हैं जो पार्टीज के बीच में रिलेशन क्रिएट करते हैं, एंड ऑल्सो इंक्लूड डॉक्यूमेंट दैट आर मेड टू सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ। ये स्पेसिफिक टर्म है, ठीक है, वाइडर है, ये नैरोअर है। इट डील्स विद डॉक्यूमेंट, यस, एक पॉइंट अच्छा है, इट डील्स विथ डॉक्यूमेंट्स। हर एक प्रकार का डॉक्यूमेंट जिसमें आप लॉ के प्रोविजन यूज करते हो वो ड्राफ्टिंग हो जाता है। हर एक डॉक्यूमेंट जो आप लीगल रिक्वायरमेंट के चलते बनाते हो वो ड्राफ्टिंग हो जाता है, ठीक है। कन्विंसिंग, इट डील्स विथ डॉक्यूमेंट्स दैट रिलेट टू, वही कन्विंसिंग किससे रिलेट करता है? कन्विंसिंग उन डॉक्यूमेंट से रिलेट करता है जो किससे रिलेट करते हैं? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज बिटवीन लिविंग पर्सन। चलिए, यस। अच्छा, एक और चीज, एक और जो मेरे नोट्स में मैंने अच्छा पॉइंट लिखा है कि ड्राफ्टिंग किसके अंदर कवर, ड्राफ्टिंग वर्ड कहां पे कवर होता है? ड्राफ्टिंग शब्द हर एक लॉ के लिए रेलिवेंट है। हर एक लॉ, चाहे वो कंपनीज एक्ट हो, सेबी एक्ट हो, हर एक एक्ट में ड्राफ्टिंग शब्द का यूज होता है। बट कन्विंसिंग शब्द का यूज कौन से एक्ट में होगा? हाँ जी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में यूज हो, यस, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और स्टैंप एक्ट। स्टैंप एक्ट तो फालतू में ही ड्राफ्टिंग शब्द को अपने में ले रहा है। क्यों ले रहा है? क्यों? क्योंकि स्टैंप एक्ट को तो कन्वेंस के ऊपर क्या लगाना है? स्टैंप ड्यूटी लगाना है, इसलिए, ठीक है। सो इट इज कवर्ड अंडर मैनी लॉज। डिस्कवर्ड अंडर टोपा एंड स्टैंप एक्ट। चलिए बच्चों, सो ये अपना हो गया। नाउ अब हम अगला जो डिस्कशन करेंगे, दैट वी आर गोइंग टू हैव अ डिस्कशन ऑन डॉक्यूमेंट्स। मुझे बताइए, कन्विंसिंग सबको क्लियर है? ओए, कन्विंसिंग सबको क्लियर है? सेल डीड, परचेज डीड, मॉर्गेज डीड, लीज डीड, एक्सचेंज डीड, ये सब क्या है बच्चों? कन्विंसिंग है। अग्रीमेंट टू सेल अ प्रॉपर्टी, अग्रीमेंट टू सेल अ प्रॉपर्टी, क्या ये ड्राफ्टिंग है या कन्विंसिंग है? यस, अग्रीमेंट टू सेल अ प्रॉपर्टी कन्विंसिंग नहीं है, बिकॉज यू आर जस्ट मेकिंग एन अग्रीमेंट टू सेल, यू आर मेकिंग अ प्रॉमिस। कन्विंसिंग में प्रॉमिस नहीं होता, कन्विंसिंग में ट्रांजैक्शन हो जाता है, यू जस्ट रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन। आई होप दैट मेक्स अ सेंस। क्लियर है क्या सबको? हाँ जी दीदी, दैट्स रियली ग्रेट। इधर फेस टू फेस वाले, दैट्स ग्रेट। चल, नाउ अगला जो मेरा आपके साथ डिस्कशन है, दैट इज ऑन डॉक्यूमेंट। यस, अभी जो डॉक्यूमेंट शब्द है, इसके लिए आप मेरे जैसा चाहे तो चार्ट बना सकते हैं, कहां कहां पर डिफाइंड है। सो सबसे पहला 3 clause 18 ऑफ, यस, जनरल क्लॉजेज एक्ट। देन 2 clause 36, 36 है ना, देखने एक बार। 2 clause 36 ऑफ कंपनीज एक्ट, यस करेक्ट है। उसके बाद 2 clause 22 AA ऑफ आईटी एक्ट। तीन जगहों पे डॉक्यूमेंट शब्द डिफाइंड है, और एक जनरल डेफिनेशन, और एक है जनरल डेफिनेशन।
सो मुझे बताइए व्हाट इज डॉक्यूमेंट आपके हिसाब से? हाँ, एक मैं अपने हिसाब से डॉक्यूमेंट, फिर देखो डॉक्यूमेंट आगे जाके ड्राफ्टिंग बनता है। सो हर ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट है बट हर डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट नहीं है। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूं? व्हेन एनी मैटर is expressed on a tangible object for recording the matter. किसके? अच्छा वो, ओके ओके ओके, आप हो गए क्लास में? अरे ओके ओके, चलो प्लीज अपना ध्यान रखो बेटे। हाँ जी, हाँ जी बच्चों। तो कितनी जगह पे ड्राफ्टिंग डॉक्यूमेंट शब्द को हाँ, पहले मैं बता रहा था कि मेरे हिसाब से डॉक्यूमेंट शब्द का मैटर क्या है। when any matter is expressed on a tangible object for recording the matter। आप किसी भी चीज को एक्सप्रेस करते हैं, कहां पे एक्सप्रेस करते हैं? किसी टेंजिबल ऑब्जेक्ट पे। टेंजिबल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या मैंने यहां पे, यस, क्या मैंने यहां पे पेपर वर्ड यूज किया है? नो भैया, मैंने यहां पे पेपर वर्ड यूज नहीं किया है। मैंने यहां पे कौन सा वर्ड यूज किया है? टेंजिबल ऑब्जेक्ट। एक्सप्रेस करना मतलब जाहिर करना। एक्सप्रेस करने का मतलब क्या होता है बच्चों? जाहिर करना। सो किसी टेंजिबल ऑब्जेक्ट पे आप किसी मैटर को उकेरते हो, आप लिखते हो। अच्छा, मैंने ये भी नहीं बोला कि लिख रहे हो, मैंने लिखा है एक्सप्रेस करते हो। एक्सप्रेस करते हो मतलब जरूरी नहीं है कि यू जस्ट राइट, आप ड्रॉ भी कर सकते हो, आप ड्रॉ भी कर सकते हो, आप किसी लिपि का भी यूज कर सकते हो, लिपि के द्वारा भी लिख सकते हो। यू हैव टू एक्सप्रेस, ताकि वो फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए क्या हो सके, यूज हो सके। तो वो जो डॉक्यूमेंट है क्या बन जाएगा, या वो जो मैटर है जिस चीज के ऊपर आपने लिखा है वो बन जाएगा डॉक्यूमेंट। कैन, अच्छा वो आप में से कई लोगों ने देखा होगा कि जो पुराने हिंदू मंदिर हैं, तो अगर आप मंदिरों में जाएं तो वहाँ की जो वहाँ मंदिरों में जो पत्थर होते हैं उनके ऊपर बहुत सारे श्लोकास वगैरह लिखे होते हैं। आपने शायद ऑब्जर्व किया होगा। बेटा किया है क्या ऑब्जर्व? आप खजुराहो भी गए हो, दैट्स ग्रेट, तो देखा है वहां पे। यस, तो क्या जो शिलालेख बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? शिलालेख। वेलम, नहीं नहीं, वेलम तो चमड़े का होता है। जो चमड़े का पेपर बनता था पहले उसको वेलम बोलते थे, ठीक है। सो पत्थरों पे भी जो चीज लिखी जाती है, क्या आप कहना से वो पत्थर भी डॉक्यूमेंट है? हाँ या ना बच्चों? जस्ट टेल मी यस और नो। यस। तो अगर आप कोई चीज पत्थर पे लिखते हैं बच्चों, एक सिंपल भाषा, ड्राफ्टिंग का सॉरी डॉक्यूमेंट का मतलब, आप कोई भी मैटर किसी भी वस्तु पे, वो पेपर भी हो सकता है, वेलम, वेलम का मतलब चमड़े का पेपर जो पहले यूज होता था जिसपे वो मोर पंख से लिखते थे, आप वेलम पे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो कोई भी चीज जिसपे आप कोई चीज एक्सप्रेस करते हो, लिखना मतलब जरूरी नहीं कि आप ABCD लिखो, आप उस पर कोई चित्र बना सकते हो, कोई आकृति बना सकते हो। और वो आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप उस आकृति को, आप अपने एक्सप्रेशन को रिकॉर्ड करना चाहते हो ताकि वो फ्यूचर के रेफरेंसेस के लिए क्या हो सके, यूज हो सके। तो डॉक्यूमेंट क्या कहलाएगा? जो आपने लिखा है या जिस पे आपने लिखा है, जिस पे आपने लिखा है दैट विल बिकम डॉक्यूमेंट। इज दैट क्लियर? और एक और चीज याद रखना, हर डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट नहीं बनता, हर डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट नहीं बनता, बट हर ड्राफ्ट कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट होता है। हर डॉक्यूमेंट क्या नहीं बनता? ड्राफ्ट नहीं बनता, क्योंकि हर डॉक्यूमेंट, आप जैसे मैं ये जो लिख रहा हूँ, ये जो मैंने आपको इतना लिखवा के दिया है, ये क्या है बच्चों? ये डॉक्यूमेंट ज़रूर है बट मैं इसको ड्राफ्ट नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं ये किसी लीगल रिक्वायरमेंट के चलते नहीं लिख रहा हूँ, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। सो एक मिनट, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? दीदी दादा एवरीवन, दादा आप लोगों को क्लियर है क्या? चलो अब हम देखते हैं कि जनरल क्लॉज एक्ट में क्या बताया गया डॉक्यूमेंट का मतलब बच्चों। सेम चीज ही बताई गई है। क्या बताया गया जनरल मैटर में बच्चों, जनरल क्लॉज एक्ट में? एनी मैटर रिटन और एक्सप्रेस्ड, कोई भी मैटर जिसको आप लिखते हैं या फिर क्या करते हैं,
एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। बाय यूज ऑफ व्हाट बेटा? बाय यूज ऑफ वर्ड्स, लेटर्स, फिगर्स, चार्ट्स, मार्क्स एटसेट्रा। कहां पे? ऑन एनी पेपर और सब्सटेंस। सब्सटेंस का मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और लास्ट, एंड द पेपर एंड सब्सटेंस इज यूज्ड टू रिकॉर्ड दैट मैटर, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट क्या बनेगा बच्चों? ओए डॉक्यूमेंट क्या बनेगा? जो आपने लिखा है वो डॉक्यूमेंट बनेगा, या जिस पेपर या सब्सटेंस पे लिखा है वो डॉक्यूमेंट बनेगा? यस, सच पेपर और सब्सटेंस becomes document. I hope that makes a sense. Clear है? सब लोगों ने लिख लिया? चलिए जल्दी से लिख लीजिएगा। अथर तो मेरी हैंडराइटिंग देख रहे हैं कि नहीं भाई? चलिए, क्या बोल रहा है? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, मैंने बहुत मेहनत की है भाई। जो एग्जिस्टिंग बच्चे हैं उनको तो लग रहा होगा कि वो स्वर्ग में ही आ गए हैं ऐसी हैंडराइटिंग देख के। नो नो, आई हैव लिटरली वर्क, लाइक आई हैव रियली प्रैक्टिस्ड, मतलब मैंने बहुत प्रैक्टिस की अपनी हैंडराइटिंग को सुधारने के लिए। थोड़ी स्पीड कम हो गई है, ठीक है, कुछ गुड है तो कुछ बैड है। मेरी स्पीड काफ़ी कम हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप लोग को समझता नहीं तो वो मेरे को रिपीट करने में उतना टाइम चला जाता था। चलो लिख लिया? चले, कंपनीज एक्ट आपका फेवरेट एक्ट, इसमें क्या गया है, इसमें क्या बताया डॉक्यूमेंट का मतलब? अच्छा, अब बच्चों याद रखना, किसी डेफिनेशन के आगे देखो, ये चीज़ मैंने आपको एग्जीक्यूटिव में भी क्लियर की थी और मैं यहाँ पे बता दूँ, कुछ डेफिनेशन शुरू होती है मीन्स से और कुछ डेफिनेशन शुरू होती हैं इंक्लूड से। सो क्या मुझे कोई बता सकता है दोनों डेफिनेशंस के बीच में डिफरेंसेस क्या हैं? मीन्स जो डेफिनेशन होती है ना वो रेस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन होती है। कौन सी होती है? रेस्ट्रिक्टिव। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कंपनी मीन्स अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, और मतलब तो जो मीन्स में बताया गया है उसके अलावा कुछ भी नहीं। और जो डेफिनेशन इंक्लूड्स होती है वो इंक्लूसिव होती है, मतलब डॉक्यूमेंट इंक्लूड्स, मतलब 236 बोल रहा है डॉक्यूमेंट इंक्लूड्स, मतलब जो हमने इंक्लूड किया है उसके अलावा भी कुछ हो सकता है। मतलब हमारे हिसाब से इतना है बट किसी और लॉ में लिखा है तो वो भी हो सकता है, या हमारी एक्ट के दूसरे प्रोविजन में बताया कि डॉक्यूमेंट कुछ और है तो वो भी हो सकता है, उसके अलावा ये भी है। तो इन्होंने क्या बोला, डॉक्यूमेंट क्या इंक्लूड, डॉक्यूमेंट के अंदर क्या आएगा? कंपनीज एक्ट में क्या बोला है? डॉक्यूमेंट इंक्लूड्स समन्स, नोटिसेस, रिक्विजिशन। क्या होता है बच्चों? रिक्विजिशन सेक्शन 100 और सेक्शन 100, सेक्शन 111, 111 रिक्विजिशन, ऑर्डर्स, डिक्लेरेशन। कंपनीज एक्ट में डिक्लेरेशन कितने टाइप के होते हैं? फॉर्म, रजिस्टर्स, इश्यूड, सेंट और कैप्ड एज पर द एक्ट। सो कंपनीज एक्ट के अंदर जो डेफिनेशन है वो इंक्लूसिव डेफिनेशन है। कंपनीज एक्ट बोल रहा है कि समन्स, नोटिसेस, रिक्विजिशन, ऑर्डर्स, डिक्लेरेशन। कंपनीज एक्ट के अंदर दो डिक्लेरेशंस होते हैं,
एक होता है सिर्फ डिक्लेरेशन और एक होता है डिक्लेरेशन सपोर्टेड विद एफिडेविट, ठीक है। सो ये दो डिक्लेरेशन कंपनीज एक्ट के अंदर आप देते हैं। फॉर्म्स, रजिस्टर जो आप मेंटेन करते हैं, ये सारी चीज़ें जो इश्यू होती हैं, भेजी जाती हैं या फिर मेंटेन की जाती है कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस के हिसाब से, इसको हम डॉक्यूमेंट कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद इनकम टैक्स एक्ट क्या बोल रही है, लिखा आपने 2 clause 36। लिखा बच्चों, और इनकम टैक्स एक्ट बोलती है कि डॉक्यूमेंट इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एज पर आईटी एक्ट 2000। सो इनकम मतलब इनकम टैक्स एक्ट भी क्या बोल रही है, इंक्लूड्स, मतलब इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो डॉक्यूमेंट बताए गए हैं वो तो हैं ही डॉक्यूमेंट, बट उसके अलावा आईटी एक्ट के अंदर, आईटी एक्ट के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बताए गए हैं वो भी क्या है, डॉक्यूमेंट हैं। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है, एज पर आईटी एक्ट, मीन्स क्या क्या इंक्लूड करता है, डेटा, रिकॉर्ड्स और डेटा generated, then image, sound, received or sent in electronic form or microfilm or computer generated microfiche। एक बार लिख लीजिए जल्दी से। हाँ बेटा लिख लिया। माइक्रोफिच बेसिकली आप वो पहले चलती थी ना बच्चों, वो डिस्क ड्राइव वगैरह सुना होगा, वो सीडी वगैरह, दे आर कॉल्ड एज माइक्रो, मतलब आज की तारीख में आप मान सकते हैं पेन ड्राइव्स एंड ऑल, इसके अंदर जो भी डेटा स्टोर होता है। चिप्स, बेसिकली चिप्स। तो ये हो गया बच्चों अपना डॉक्यूमेंट का सारा, लीगल चीज हो गई बच्चों अपने डॉक्यूमेंट की। नाउ लिखा सब लोगों ने? अरे हैज एवरीवन रिटन? दैट्स रियली नाइस, दैट्स रियली नाइस। सो ये हो गए बच्चों अपने डॉक्यूमेंट। अब बच्चों इतना कुछ पढ़ने के बाद, इतना कुछ पढ़ने के बाद, नाउ टेल मी, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज राइटिंग? व्हाट इज राइटिंग? हाँ जी, व्हाट इज राइटिंग? हाँ अबे बोलो राइटिंग क्या है?
अथर्व मेरे हीरो, शुभ, 70 नंबर लाना है अपने को ड्राफ्टिंग में, उसके उससे कम नहीं लाना है। अरे अथर्व, राइटिंग के लिए किसी आर्ट की जरूरत नहीं है। मेरी तेरी छोटी भतीजी, तेरी छोटी बहन विरनिका भी लिखती है, ए बोला तो ऐसे लिखती है, ए। सो राइटिंग मीन्स, तो लिखो, राइटिंग मीन्स राइटिंग एनीथिंग which may or may not be useful, or may or may not have a purpose। तो राइटिंग का मतलब होता है कुछ भी लिखना। राइटिंग का मतलब होता है कुछ भी पेन का यूज करके या किसी और पेंसिल, किसी भी तरीके का यूज करके कुछ भी लिखना, जिसका पर्पस हो सकता है, जिसका पर्पस नहीं हो सकता, जो यूजफुल हो सकता है, जो यूजफुल नहीं हो सकता। राइटिंग ऑल्सो इंक्लूड्स स्क्रिबलिंग। स्क्रिबलिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? अरे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्रिबलिंग? हाँ जी, सॉरी, अपन चलाते रहते हैं अपना, साइन करते रहते हैं। तो राइटिंग ऑल्सो इंक्लूड्स स्क्रिबलिंग, राइटिंग ऑल्सो इंक्लूड्स स्क्रिबलिंग। ठीक है। नाउ अब बच्चों, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इधर देखो, राइटिंग और डॉक्यूमेंट्स में डिफरेंस बताओ। टेल मी द डिफरेंस बिटवीन राइटिंग एंड डॉक्यूमेंट। बोलिए। सॉरी, डॉक्यूमेंट, अच्छा ओके। सबसे पहला राइटिंग, मे और मे नॉट बी यूजफुल। डॉक्यूमेंट ऑलवेज यूजफुल। दूसरा, मे और मे नॉट हैव पर्पस। यहां पे उसके बाद व्हाट मोर, मे और मे नॉट बी एक्सेप्टेड बाय कोर्ट। कोर्ट एक्सेप्ट कर भी सकता है, कोर्ट एक्सेप्ट नहीं भी कर सकता एज एविडेंस। डॉक्यूमेंट इफ मेड करेक्टली will be accepted by the court। बच्चों, क्या हर राइटिंग डॉक्यूमेंट बनती है? बच्चों, क्या हर राइटिंग डॉक्यूमेंट बनती है, हाँ या ना? हर राइटिंग डॉक्यूमेंट नहीं बनती बच्चों। एवरी राइटिंग डज नॉट बिकम डॉक्यूमेंट। यस लिखो, एवरी राइटिंग बिकम
document, but every document. Eh, every document is मोस्टली इन राइटिंग. हाँ, मतलब अगर आपने डॉक्यूमेंट में चित्र वगैरह बनाया तो बात अलग है, बट हर डॉक्यूमेंट मोस्टली क्या होता है, लिखित में होता है, राइटिंग में होता है. नहीं नहीं, चित्र भी बनाओगे तो पेन वेन का तो यूज करोगे ना. एवरी डॉक्यूमेंट इज इन राइटिंग. ठीक है. सो राइटिंग, एक बार इंस्टीट्यूट ने आई थिंक 2-3 साल पहले क्वेश्चन पूछ लिया था राइटिंग और ड्राफ्टिंग के बीच में, सॉरी राइटिंग और डॉक्यूमेंट्स के बीच में, और बहुत सारे बच्चे डॉक्यूमेंट्स लिख नहीं पाए थे. अच्छा, क्या राइटिंग को किसी पर्टिकुलर लॉ में डिफाइन किया गया है? नहीं. बट डॉक्यूमेंट्स को डिफाइन किया गया है. अरे हाँ, है ना. टर्म राइटिंग is not directly defined in any law. The term document is defined under Companies Act 2013, General Clauses Act. क्या है ये जनरल क्लॉजेस एक्ट का? 1892 है क्या? चलिए, डन. नहीं नहीं, 18 का ही कुछ है, देख 92 या 93 है कुछ. तो आप देख रहे हो शायद बस अमेंडमेंट होगा. अरे ऊपर ही पढ़ा था यार अपन ने. 1893 है, 92 है, सॉरी 1897 है. चलिए, सो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे. ठीक है, लिख लिया सब लोगों ने? चलो, एक इधर आइए बच्चों. कुछ अपने नोट्स में मैंने डॉक्यूमेंट के बारे में एडिशनल चीजें भी लिखी हैं. एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ मेटल प्लेट और स्टोन इज अ डॉक्यूमेंट. अ कैरिकेचर इज अ डॉक्यूमेंट. कैरिकेचर भी क्या है बच्चों? डॉक्यूमेंट. दस डॉक्यूमेंट इज अ पेपर और अदर मटीरियल थिंग अफोर्डिंग इंफॉर्मेशन, प्रूफ और एविडेंस ऑफ एनीथिंग. बच्चों, सो बच्चों, अगर आप मेटल के ऊपर कुछ लिखते हो, अगर आप कैरिकेचर ड्रॉ करते हो, तो वो भी क्या है बच्चों? डॉक्यूमेंट है. व्हाट इज कैरिकेचर? दादा, कैरिकेचर क्या होता है? अरे वो अपन कार्टून नहीं बनाते कई बार, वो न्यूज में आता है, आपने ममता बनर्जी का कोई कार्टून बना दिया और उसके ऊपर लिख दिया यूजलेस चीफ मिनिस्टर. ममता बनर्जी को लग गया बुरा और उसने सीधे कोर्ट में तुम्हारे खिलाफ केस कर दिया डिफेमेशन का. कैरिकेचर क्या होता है? किसी इंसान का कार्टून वगैरह बनाना. किस नियत से? एंटरटेनमेंट की नियत से, हंसाने की नियत से. तो वो सब भी क्या होगा बच्चों? डॉक्यूमेंट होगा. ऑल डीड्स आर डॉक्यूमेंट. नाउ अगला जो डिफरेंस, अगला जो मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा, वो करूंगा किसके ऊपर? वॉट आर डीड्स. कोई मुझे बता सकता है डीड्स क्या होती हैं? हाँ जी, डीड्स. डीड्स मैंने आपको बता दिया. राइटिंग क्या है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया. मैं अब आपसे पूछ रहा हूं व्हाट डीड्स आर. एग्जैक्टली. देखिए, जैसे कि अपनी जो टर्म थी, कौन सी टर्म थी?
उदाहरण के तौर पे ड्राफ्टिंग के अंदर मैंने बताया था कि ड्राफ्टिंग क्रिएट्स लीगल रिलेशन बिटवीन द पार्टीज, पहला। और दूसरा, ड्राफ्टिंग अगर लीगल रिलेशन क्रिएट नहीं भी करती तो भी उसका लीगल यूसेज तो होता है। जैसे कंपनी के जो नोटिस होते हैं, एजीएम के नोटिस, ये लीगल रिलेशन क्रिएट करे ना करे, ठीक है, इसके ऊपर भी चर्चा हो सकती है। मिनट्स, आपके नोटिसेस कि ये लीगल रिलेशन क्रिएट करते हैं नहीं करते, इसके ऊपर भी चर्चा हो सकती है। बट अगर ये लीगल रिलेशन क्रिएट करे ना करे फिर भी ये ड्राफ्टिंग है। बट डीड जो है, सुनेगा ध्यान से, डीड ऑलवेज क्रिएट्स लीगल रिलेशंस बिटवीन द पार्टीज। तो डीड बेसिकली ड्राफ्टिंग की एक ब्रांच है। डीड क्या है बच्चों? ड्राफ्टिंग की एक ब्रांच है। जैसे ड्राफ्टिंग की एक ब्रांच हो गई कन्विंसिंग, ठीक है, ड्राफ्टिंग एक ब्रांच क्या हो गई? कन्विंसिंग। वैसे ही एक ब्रांच आप मान लीजिए ड्राफ्टिंग की डीड है। सो ऑल डीड्स आर डॉक्यूमेंट, ठीक है बच्चों, ये थोड़ा सा मैं आपको आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी documentary evidences as such is an important piece of evidence which the court and tribunal take judicial cognizance। cognizance मतलब भाई, cognizance का मतलब क्या होता है? कंसीडर करना। उसको क्या करना बच्चों? कंसीडर करना। सो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस के ऊपर कोर्ट क्या कर सकते हैं? रिलाय कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स कैन बी एक्सेप्टेड इन द कोर्ट और कोर्ट उनको रेलिवेंट मान सकता है। फिर ये हो गया डिफरेंसेस किसके बीच में बच्चों? राइटिंग और डॉक्यूमेंट के बीच में क्या हो गया? आपका डिफरेंस हो गया। राइटिंग इंक्लूड्स स्क्रिबलिंग, बट डॉक्यूमेंट का हमेशा क्या होगा? पर्पस होगा। राइटिंग कोर्ट एक्सेप्ट कर सकता है, नहीं कर सकता है, डॉक्यूमेंट्स कोर्ट हमेशा एक्सेप्ट करेगा। राइटिंग का स्कोप वाइडर है, राइटिंग का स्कोप वाइडर है क्योंकि तुम कुछ उल्टा सीधा लिखो वो भी राइटिंग है, तुम यूजफुल लिखो वो भी राइटिंग है। ड्राफ्टिंग इज ऑल्सो राइटिंग। चलिए बच्चों, सो ये सारा हमारा डिस्कशन हो गया। नाउ अगला जो डिस्कशन मैं आपके साथ करूंगा दैट इज डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड कन्विंसिंग। अगला जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा दैट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट बेटा? नोट्स में आ जाएंगे। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड कन्विंसिंग लिखेंगे हम, बट पहले नोट्स में लिखते हैं। क्या मुझे कोई बता सकता है कॉन्ट्रैक्ट और कन्विंसिंग के बीच में डिफरेंस क्या है अपने दिमाग से? हाँ जी बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट और कन्विंसिंग के बीच में डिफरेंस। दीदी प्लीज 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 शांत बैठे हो। ओके, दैट्स रियली नाइस, आपने एकदम सही पकड़ लिया। ऑनलाइन में कोई बताना चाहेगा कॉन्ट्रैक्ट और कन्विंसिंग के बीच में डिफरेंस? देखो, कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली एक ही मैं आपको सबसे बड़ा एडवांटेज डिफरेंस बताऊंगा। कॉन्ट्रैक्ट में यू मेक अ प्रॉमिस, कॉन्ट्रैक्ट में यू मेक अ प्रॉमिस, बट कन्विंसिंग में देयर इज नो स्कोप ऑफ प्रॉमिस। कन्विंसिंग में जो ट्रांजैक्शन ऑलरेडी हो चुके हैं, यू जस्ट रिकॉर्ड दोस ट्रांजैक्शंस। यस और नो बच्चों? अरे हाँ है ना? यस। कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, ये यहाँ पे इंडियन स्टैंप एक्ट और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। यहाँ पे प्रॉमिस टू परफॉर्म किया जाता है, यहाँ पे कोई प्रॉमिस नहीं होता। जो ट्रांजैक्शन ऑलरेडी हो चुका है सिर्फ उसको हम क्या करते हैं? रिक्रिएट कर देते हैं, रिकॉर्ड कर देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में फ्यूचर राइट्स क्रिएट होते हैं। अगर मैं आपके साथ, जैसे मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैं आपका सिलेबस खत्म कराऊंगा, तो फ्यूचर राइट है कि अगर मैं फ्यूचर में आई हैव मेड अ प्रॉमिस कि मैं सिलेबस खत्म कराऊंगा। हाँ, हालांकि आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर दिया, आपने फीस दे दी है, बट स्टिल प्रॉमिस तो है, मैंने प्रॉमिस किया है। यहां पर कन्विंसिंग में क्या होता है बच्चों? फ्यूचर राइट्स होते हैं क्या? कन्विंसिंग में बच्चों फ्यूचर राइट्स नहीं होते क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऑलरेडी परफॉर्म हो चुका है, हम सिर्फ रिकॉर्ड करते हैं। तो जो ऑलरेडी पार्टी के राइट्स हैं उनको क्या करते हैं हम? वी जस्ट चेंज। ओनरशिप पहले आपके पास थी, वो मेरे पास आ चुकी है। तो एग्जिस्टिंग राइट जो पार्टीज के थे वो ऑल्टर हुए हैं और हमने उनको रिकॉर्ड किया है। एग्जाम्पल अग्रीमेंट टू सेल, एग्जाम्पल सेल डीड। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट जो बेसिकली है, हाँ जी, कॉन्ट्रैक्ट क्या है बच्चों? The contract that has been performed by both the parties to contract is referred as executed contract. The concept of convincing is the part of executed contract. Basically बच्चों
कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो एग्जीक्यूटेड भी होता है और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। एग्जीक्यूटरी मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट अभी परफॉर्म नहीं हुआ है, जिसमें कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस पेंडिंग है, कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट की जो परफॉर्मेंस है वो पेंडिंग है, तो वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? एग्जीक्यूटरी। तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्जीक्यूटेड हो सकता है और एग्जीक्यूटरी भी हो सकता है। एग्जीक्यूटेड मतलब दोनों पार्टीज ने परफॉर्म कर दिया, और एग्जीक्यूटरी मतलब एक पार्टी ने परफॉर्म किया, दूसरी पार्टी ने परफॉर्म नहीं किया, या फिर दोनों पार्टीज ने परफॉर्म नहीं किया। कॉन्ट्रैक्ट दोनों हो सकता है, बट याद रखिए कन्विंसिंग क्या होगा? कन्विंसिंग क्या होगा बच्चों? कन्विंसिंग कंपल्सरली एग्जीक्यूटेड होगा, क्योंकि दोनों पार्टीज ने अपना अपना पार्ट क्या कर दिया है? परफॉर्म कर दिया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सो आप नोट्स में थोड़ा सा लिख लीजिएगा, एक जगह लिख लीजिएगा कॉन्ट्रैक्ट, क्या हो गया? और एक जगह पे लिख लीजिएगा, अरे लिखो भाई कॉन्ट्रैक्ट लिखो एक जगह, और एक जगह लिखो कन्विंसिंग। ठीक है? और कॉन्ट्रैक्ट में पहला पॉइंट क्या लिखना? कॉन्ट्रैक्ट में फर्स्ट पॉइंट लिखना, प्रोमिसेस आर मेड। यहां पे फर्स्ट पॉइंट लिखना, ट्रांजैक्शन दैट हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस इज recorded. Transaction that has already taken place is recorded. किसके अंदर कवर्ड है? ये होता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कवर्ड। ये किसके अंदर कवर्ड होता है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर कवर्ड होता है। अच्छा, अगर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं होता तो आपको रेमेडीज हैं। एक और पॉइंट लिखता हूं, बच्चों अगर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं होता तो देयर आर रेमेडीज अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यहां पे देयर इज यहां पे लिखना देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ नॉन परफॉर्मेंस। यहां पे लिखना देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ नॉन परफॉर्मेंस। क्यों नहीं है? ओए कन्विंसिंग में, यस कन्विंसिंग में लिखना देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ नॉन परफॉर्मेंस। क्यों? एज द ट्रांजेक्शन इज ऑलरेडी परफॉर्म्ड। There is no question of non-performance as the transaction is already performed. I hope that makes a sense. Clear है सबको? चलिए बच्चों,
डन। लिख लिया? चलो आज के लिए बस करेंगे। आखिरी के जो मैंने कहा था कि आपको 10-12 मिनट 5-7 मिनट हम कंपनीज एक्ट को देंगे। तो मैं आपके साथ जो डिस्कशन स्टार्ट करूंगा कंपनीज एक्ट में, वो मैं शुरू करूंगा 23। ठीक है? बैरेक्ट है आप लोग के पास? दैट्स ग्रेट। तो एक बार बैरेक्ट में खोलिएगा सेक्शन 23। भाई नई पुरानी से क्या फर्क पड़ता है, अभी तो पास होगा तेरे को। मैं बोल रहा हूँ मैं गिफ्ट कर दूंगा, तू पास होगा, फिर मैं बोलूंगा कितना छोटा गिफ्ट होगा यार, तू सीएस बनेगा और मैं इतना छोटा सा गिफ्ट तेरे को दूंगा। चलो यस प्लीज। तो आज का हमारा सेशन हो गया खत्म और अब हम स्टार्ट करेंगे कंपनीज एक्ट। तो कंपनीज एक्ट में दोस्तों आज हमने पढ़ा, वो देखा है क्या, वो एक लड़का बहुत पॉपुलर हो गया, वो कोई तो अंकित भानुप्रिया। तुम लोग से मैं क्यों पूछ रहा हूँ, तुमको कहाँ ही पता होगा। आपने देखा है क्या दीदी? आपने? वो एक चड्डी बनियान पहना रहता है, चड्डी पहना रहता है और एकदम बॉडी बॉडी है। उसने कुछ 75 डेज चैलेंज लिया था। अभी कुछ शायद 2 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए उसके यूट्यूब पे, इस पे इंस्टा पे कुछ तो। चलो तो जल्दी से हमारा कंपनीज एक्ट का सेशन 10 मिनट वाला। यस तो पहले मैं सेक्शन 23 से स्टार्ट करूंगा एंड देन मैं सारे सेक्शन कवर करूंगा एंड देन वापस से मैं शुरू के 1 से लेके 22 तक खत्म करूंगा। तो सबसे पहले बैरेक्ट सेशन, और ये सेशन मात्र 5 या 6 मिनट का होगा ताकि आपके जो सेक्शंस हैं वो यू नो आपके कवर होते रहें। तो बच्चों कंपनीज एक्ट का सेक्शन 23, इधर देखो, कंपनीज एक्ट का सेक्शन 23 से लेके सेक्शन 42 ये बैरेक्ट के हिसाब से चैप्टर 3 में आता है। और ये जो सेक्शन है, ये जो सेक्शंस हैं, ये सारे सेक्शन डील करते हैं प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। ये चैप्टर का टाइटल है। सेक्शन 23 जो है वो बेसिकली 2 चीज़ों के बारे में डिस्कस करता है, पब्लिक ऑफर एंड प्राइवेट प्लेसमेंट। ठीक है? नाउ अब बच्चों आप लोग ये सेक्शन पढ़ेंगे, तो ये सेक्शन पढ़ने के पहले आपको एक बार कंपनीज एक्ट का 2 क्लॉज 70 पढ़ना चाहिए। 2 क्लॉज 70 जो कंपनीज एक्ट का है ये प्रोस्पेक्टस को डिफाइन करता है, और 2 क्लॉज 70 के अंदर उन्होंने 3 तरह के प्रोस्पेक्टस डिफाइन करे हैं। 3 तरह के प्रोस्पेक्टस बताएं। पहला, कैन समवन लेट मी नो, अ डॉक्यूमेंट विच इज इश्यूड एज अ प्रोस्पेक्टस, वो प्रोस्पेक्टस है। दूसरा, शेल्फ प्रोस्पेक्टस जिसको सेक्शन 31 में डिफाइन किया गया है, और रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट, वेरी नाइस एकता। और तीसरा, ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा है बट इट इज अ डॉक्यूमेंट, इट्स अ डॉक्यूमेंट, फिर से आया, इट्स अ डॉक्यूमेंट, इट्स अ सर्कुलर, इट्स एन एडवर्टीजमेंट, इट्स अ नोटिस issued by the company inviting the public to subscribe for securities of the company। तो ये क्या हो गया, 2 क्लॉज 70 में प्रोस्पेक्टस बताया गया है। ठीक है? नाउ सेक्शन 23 बात करता है पब्लिक ऑफर एंड प्राइवेट प्लेसमेंट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक ऑफर, ये भी इन्होंने एक्सप्लेन किया है। कहाँ पे? सेक्शन नंबर 23 के एक्सप्लेनेशन में। पब्लिक ऑफर के अंदर आता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, फर्दर पब्लिक ऑफर और ऑफर फॉर सेल। तो बच्चों याद रखिए कंपनीज एक्ट के सेक्शन नंबर 23 में उन्होंने डिफाइन किया कि पब्लिक ऑफर का मतलब क्या होता है। इनिशियल पब्लिक ऑफर, फर्दर पब्लिक ऑफर एंड ऑफर फॉर सेल बाय एग्जिस्टिंग मेंबर्स ऑफ द कंपनी। नाउ 23 का सबसेक्शन 1 क्या बोलता है कि एक पब्लिक कंपनी अपनी सिक्योरिटीज को इश्यू कर सकती है। किसको इश्यू कर सकती है? पब्लिक को। पहला तरीका क्या है? पब्लिक को इश्यू करना है तो किसके थ्रू? प्रोस्पेक्टस के थ्रू। मतलब आप अगर शेयर्स अपने या अपनी सिक्योरिटीज पब्लिक को इश्यू करे तो सिर्फ पब्लिक कंपनी कर सकती है, और उस केस में भी प्रोस्पेक्टस इश्यू करना मैंडेटरी है।
दूसरा तरीका है पब्लिक कंपनी कैसे शेयर इश्यू कर सकती है, प्राइवेट प्लेसमेंट। अच्छा यहाँ पे शेयर नहीं है, यहाँ पे सिक्योरिटीज है। सिक्योरिटीज शब्द डिफाइन किया गया 2 क्लॉज N ऑफ सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट में, जिसमें शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड सब कुछ इंक्लूड किया गया है। दूसरा तरीका है सिक्योरिटीज इश्यू करने का प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए। और प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर अगर आपको शेयर इशू करने हैं या सिक्योरिटीज इशू करनी है तो आपको सेक्शन 23 से लेके 42 के अंदर, या मतलब ये जो चैप्टर 3 है कंपनीज एक्ट में, ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में सेक्शन 23 से लेके 41 तक है और पार्ट 2 में सिर्फ एक सेक्शन है 42, प्राइवेट प्लेसमेंट। ठीक है। और तीसरा तरीका है एक कंपनी राइट इश्यू और बोनस इश्यू भी इश्यू कर सकती है। तो बेसिकली पब्लिक कंपनी 3 तरीके से शेयर इश्यू कर सकती है सेक्शन 23 के हिसाब से। पब्लिक इश्यू बाय प्रोस्पेक्टस, बाय इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। दूसरा क्या है, सेकंड इज प्राइवेट प्लेसमेंट सेक्शन 42 को कंप्लाई करके, और तीसरा है राइट्स और बोनस इशू। और अगर आपकी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है तो आपको सेबी के द्वारा बनाए गए रेगुलेशंस फॉलो करना है राइट्स इशू और बोनस इशू के लिए। और अगर आपकी कंपनी प्राइवेट कंपनी है तो सिर्फ वो 2 ही तरीकों से शेयर इशू कर सकती है, राइट्स और बोनस या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट। तो ये है बच्चों आपका सेक्शन नंबर 23। सेक्शन 24, ये सिर्फ याद रखना, सेक्शन 24 को आप सिर्फ इतना ही पढ़ लो कि इन द मैटर ऑफ इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज और ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज के इश्यू होने से रिलेटेड और सिक्योरिटीज के ट्रांसफर होने से रिलेटेड, कौन सी कंपनीज के द्वारा, लिस्टेड कंपनी या फिर प्रपोज टू बी लिस्टेड कंपनी जो है, लिस्टेड या फिर प्रपोज टू बी लिस्टेड कंपनी अगर सिक्योरिटीज इश्यू करती हैं या सिक्योरिटीज को ट्रांसफर होता है तो इस बारे में पावर दे दिया है, किसको पावर दे दिया है, सेबी को। किसका पावर दे दिया है, रेगुलेशन बनाने का। देन सेक्शन 25 हम कल पढ़ेंगे और आज का डिस्कशन हम खत्म कर देंगे। प्लीज अपना ध्यान रखना, कल से हम शायद ड्राफ्टिंग चालू कर देंगे। कल शायद वो दिन आएगा जब हम अपना पहला ड्राफ्ट करेंगे। मैं चाहता हूँ आप सारे ड्राफ्ट्स के नंबर बताएं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस क्लास में मैं 140 ड्राफ्ट्स के आसपास कवर कराऊँ, ऐसा मेरा इरादा है। आई डोंट नो कितना अचीव कर पाऊंगा, बट 140 ड्राफ्ट करने का मैं इरादा लेके आया हूँ। चलो बच्चों, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल।